हेलो माय क्यूट फार्मा फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हेलो माय फार्मा चैंपियंस, क्या हाल चाल हैं दोस्तों? जिस सीरीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो आज से स्टार्ट हो रही है। वो है आपकी आरआरबी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन की, जिसमें आपको जो है फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में दोस्तों। क्योंकि हाल ही में अभी जो आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी की है कि आपकी जो पैरामेडिकल्स की जो है वैकेंसीज़ या फॉर्म कह सकते हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं। आई थिंक जुलाई या सितंबर के बीच में ही आएंगे। तो मान के चलिए अगर आपका जुलाई या सितंबर के बीच में फॉर्म आते हैं तो जल्दी ही मान के चलिए 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम भी होंगे। तो उसी हिसाब से आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। तो इसमें क्या है कि हम डिस्कस करेंगे आपका फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आज आप एक सफलता की तरफ कदम बढ़ाएंगे तभी आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। आज आप लोग अपना एक कदम बढ़ाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके जो है घड़ा बढ़ता है, उसी तरह आप धीरे धीरे करके जब आप इस चीज़ को जो है पढ़ेंगे, समझेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो है हरियाणा में धम्मा सा ठा दीजिए, है ना। तो वैसा करना है कि इतनी मेहनत करनी है कि आपको अच्छी से सफलता मिले। अभी आपने जो है शायद कहीं देखा होगा, जो पेरिस 2024 में जो है आपके ओलंपिक्स होने वाले हैं, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी बोली गई है कि फायर जो करती इंस्पायर, है ना। तो आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए और वो फायर उसी से आप इंस्पायर होके ही जो आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, है ना। क्योंकि ओलंपिक्स में जब ओलंपिक स्टार्ट होते हैं तो एक मशाल टाइप में जलाई जाती है, देखे होंगे आप लोग। तो उसी को ही लेके उन्होंने ऐड बनाया है कि एक फायर जो करती इंस्पायर। तो उसको लेके जो है मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर अपने अंदर फायर जलाइए, ताकि जो है आपको इंस्पिरेशन मिल सके, या आप ये कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन की फायर जगाइए, जिससे जो है आपको सफलता मिल सके। और हाँ दोस्तों, ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ये खाली आपका आरआरबी में ही नहीं इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपका एम्स, सिफोर, DSSB, केरला, MP, जितने भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हैं उनमें भी इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट में ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा भी जो जितने आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हैं उनमें आ सकते हैं। तो उस हिसाब से तैयारी करिए कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? बीटाडीन कंटेंट्स। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया है कि बीटाडीन क्या कंटेन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 10% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ऑप्शन बी है 5% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ऑप्शन सी है 20% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंड ऑप्शन डी है आपका 2% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो जो आपकी बीटाडीन है वो कंटेन करती है आपका ऑप्शन नंबर बी 5% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच डाई विल गिव येलो कलर। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डाई है जो कि आपका येलो कलर देती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है इरिथ्रोसिन, ऑप्शन बी है अमेरंथ, ऑप्शन सी है आपका टाट्राजीन एंड ऑप्शन डी है आपका इंडिगो कार्मीन। ठीक है, तो जो आपकी येलो डाई देती है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमरंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विद। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। जो माइल्ड शैम्पूज होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं किसके साथ में? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है एनायन सर्फेक्टेंट, ऑप्शन बी है कैटायनिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शन सी है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट एंड ऑप्शन डी इज़ नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। तो जो आपके माइल्ड शैम्पूज होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं आपका एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये आपका पूछा गया है आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में। तो इसमें ये पूछा गया है कि कितने जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट खुद को इलेक्ट कर सकते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 एंड ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसमें जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नंबर बताना है जो कि खुद को जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए इलेक्ट कर सकते हैं, या आपका उसकी जो इलेक्शन होता है उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसको वो होगा आपका 6, ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, फिर आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, हु एमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये आरआरबी फार्मेसी 2012 और 2019 दोनों में पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन आपका 2012 में भी आया है और 2019 में भी आया है कि आपका जो स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन है उसका इन्वेंशन किसने किया था। तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही रहता है कि किसने किया था, बट तब भी जो है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी है वाटसन एंड क्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो इन्वेंटेड की थी आपकी ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने। फिर आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अमोक्सिसिलिन इज कंबाइंड विद कैल्विलेनिक एसिड टू इनहिबिट। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अमोक्सिसिलिन जो है कैल्विलेनिक एसिड के साथ में कंबाइंड होकर किसको इनहिबिट करती है। ठीक है, आपने सुना होगा ड्रग्स का नाम अमोक्सिक्लेव, जिसको ज़्यादातर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो जो है अमोक्सिक्लेव आपका अमोक्सिसिलिन और कैल्विलेनिक एसिड का जो है कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए उसको ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर बोलते हैं ना अमोक्सिक्लेव दे दो जाके, तो वही चीज़ है ये। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका सेलवॉल सिंथेसिस, ऑप्शन बी है आपका डीएनए गायरेज, ऑप्शन सी है आपका बीटा लैक्टमेज एंजाइम एंड ऑप्शन डी है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपका जो एमोक्सिसिलिन और जो है कैल्विलेनिक एसिड जो है कॉम्बिनेशन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है आपका ऑप्शन नंबर सी बीटा लैक्टमेज एंजाइम का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बीटा लैक्टमेज एंजाइम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये आपका पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी इज जेंटामाइसिन, ऑप्शन सी इज पेनिसिलिन जी एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें आपको जो है बताना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती कौन सी है। तो इसमें आपका पेनिसिलिन जी नहीं है, जेंटामाइसिन भी नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर ए टेट्रासाइक्लिन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे, अ ह्यूमन स्पर्म मैनी कंटेन्स। ये आपका पूछा गया है आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में। ऑप्शन ए इज एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन बी इज वाई क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी इज एक्स वाई क्रोमोसोम्स एंड ऑप्शन डी इज जेड क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें दी हैं, ये आपके ऑप्शन नहीं है, ये आपके ऑप्शन नहीं है। ये इन्होंने एक तरीका मतलब एक वो दे रखा है कि एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पाया जाता है कि नहीं पाता है, एक्स वाई पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, और जेड क्रोमोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या दिया है, पी दिया है कि ह्यूमन स्पर्म मैनी कंटेन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए इज ऑप्शन पी इज़ ए ओनली, यानी कि खाली आपका एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर क्यू क्या है, ए बी एंड सी, यानी कि एक्स वाई और एक्स वाई तीनों पाए जाते हैं। और आर क्या है ऑप्शन नंबर, उसमें ए एंड बी यानी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी में खाली जो है आपका वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आर, यानी कि जो है ए एंड बी। तो ह्यूमन स्पर्म मैनी कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, ये बोथ जो होंगे आपका कंटेन करेंगे। ठीक है, एक्स वाई दोनों, एक्स वाई दोनों का मतलब होगा एक्स क्रोमोसोम अलग वाई क्रोमोसोम अलग। ये नहीं कि एक्स वाई आप समझ लीजिए कि ये वाला नहीं, एक्स अलग है क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम अलग है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आर, ए एंड बी, यानी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, द राइट किडनी इज रिलेटेड विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर।
ये आपका है ये आपका पूछा गया है आरआरबी फार्मासिस्ट 2016 में। ठीक, तो जो राइट किडनी है वो किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है? ऑप्शन ए इज स्टमक, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी इज लीवर एंड ऑप्शन डी इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो स्टमक की तरह तो नहीं दिखाई देती है या रिलेटेड होती है, स्प्लीन की भी तरह नहीं होती है स्ट्रक्चर उसका। हाँ, लीवर की तरह होता है। यूरिनरी ब्लैडर वो भी नहीं होता। यूरिनरी ब्लैडर तो आपका ट्राइगोनल टाइप में होता है इस तरीके से, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। फिर आते क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। ये आपका पूछा गया है आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गन जो होता है आपका यूज होता है ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए इन ह्यूमंस, मतलब इंसानों में जो है ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए किस ऑर्गन की आवश्यकता होती है या कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए इज़ किडनी, ऑप्शन बी इज़ स्प्लीन, ऑप्शन सी इज़ लंग्स एंड ऑप्शन डी इज़ लीवर। तो ये तो सबको पता है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप जो है नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। फ़िलहाल मैं बता दूंगा, बट आंसर भी दिया हुआ है, बट आप खुद से भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ किडनी, ऑप्शन बी इज़ स्प्लीन, ऑप्शन सी इज़ लंग्स एंड ऑप्शन डी इज़ लीवर। तो जो आपका ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करती है वो करती है आपका किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। तो इसकी ये पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में। तो लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए इज़ साइटिक नर्व एंड ऑप्शन बी इज़ फेमोरल नर्व, ऑप्शन सी इज़ थोरेसिक नर्व एंड ऑप्शन डी इज़ यूडिनल नर्व। तो जो लार्जेस्ट नर्व होती है ह्यूमन में वो होती है आपकी साइटिक नर्व। ऑप्शन नंबर ए, साइटिक नर्व। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम दी। ये पूछा गया क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होती है। ठीक है, ये आपको पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ किडनी, ऑप्शन नंबर बी इज़ हार्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ ब्रेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लंग्स। तो जो आपकी क्रेनियल नर्व अराइज होती है वो होती है आपकी ब्रेन से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व पेयर इन ह्यूमन इज़। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया है और ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। हम लोगों ने जो है छोटे क्लासों में भी ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं कि स्पाइनल नर्व पेयर कितना होता है ह्यूमन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ 31, ऑप्शन बी इज़ 62, ऑप्शन सी इज़ 33 एंड ऑप्शन डी इज़ 66। यह आपने ह्यूमन एचएपी में पढ़ा होगा, है ना, नर्वस सिस्टम में एचएपी में पढ़ा होगा आपने। उसमें ही जो है स्पाइनल नर्व पेयर के बारे में बताया गया है। या फिर अगर आप क्या बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे होंगे, स्केलेटल सिस्टम, उसमें भी आपने पढ़ा होगा जब आपको जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाया जा रहा होगा, तो उसमें जो है ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स पेयर इन ह्यूमन इज़ ऑप्शन नंबर ए, 31। तो करेक्ट आंसर इज़ 31। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्हाट इज़ फनी बोन। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ मसल, ऑप्शन नंबर बी इज़ नर्व, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्लड वेसल्स। तो इसमें से फनी बोन क्या है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्व। नर्व जो होती है आपकी फ़नी बोन होती है। आपने देखा होगा फ़नी बोन आपके कोहनी के नीचे की साइड में कभी कभी क्या होता है अचानक से कहीं कुछ लग जाता है तो एकदम करंट का झटका ऐसा लगता है ना, तो उस चीज़ को भी हम बोल सकते हैं वो एक नर्व होती है। जब वो अचानक से कभी दबती है तो एक करंट का झटका टाइप में मारती है, तो इसीलिए उसको जो है फ़नी बोन बोला गया है, इसीलिए नर्व को जो है फ़नी बोन बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स कंटेन द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेड बोन मैरो इन अ एडल्ट। यह आपका पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2016 में। इसमें क्या पूछा है वो कौन सी बोन है जो कि सबसे ज़्यादा बोन मैरो जो है कंटेन करती है एडल्ट्स में। तो अब इसको जो है याद करने का तरीका बहुत आसान भी है और कठिन भी है। कठिन तो नहीं है, आसान ही है।
अब हमारी बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ठीक है, ये याद रखो। और इसमें क्या बता, बोन कंटेन मोस्ट अमाउंट ऑफ रेड बोन मैरो, ठीक है। अब ज़्यादा चीज़ कहाँ पे होगी भाई, जो चीज़ बड़ी होगी उसी में तो ज़्यादा चीज़ होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारा, मतलब सबसे बड़ी बोन हम लोग के बॉडी में क्या है, तो सबसे बड़ी बोन जो है हम लोग के बॉडी में जो है जांग की हड्डी होती है ना, जिसको फीमर बोलते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। तो वो जब सबसे बड़ी होगी तो सबसे ज़्यादा बोन मैरो फॉर्मेशन या बोन मैरो का अमाउंट सबसे ज़्यादा उसी में ही तो होगा भाई। जितनी बड़ी चीज़ होगी उसमें हम उतना ज़्यादा ही सामान रख पाएंगे ना, तो उसी हिसाब से याद रखिएगा। ये एक ट्रिक मान के चलिए कि जितनी बड़ी चीज़ होगी उतना ज़्यादा सामान हम उसमें रख पाएंगे। तो उसी तरह अगर जो है हमें मोस्ट अमाउंट ऑफ रेड बोन मैरो चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा, तो जो बड़ी चीज़ क्या है आपकी फीमर, ठीक है। तो हड्डी सबसे बड़ी या बोन सबसे बड़ी होती है फीमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है स्टर्नम, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी आपका ह्यूमरस एंड ऑप्शन डी पटेला। तो आपकी जो है जो जांग की हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं फीमर, जांग की हड्डी, ठीक है, उसी में जो है सबसे ज़्यादा रेड बोन मैरो पाया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर का जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं क्या। ऑप्शन नंबर ए एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऑप्शन बी इज़ ओपन चेन कंपाउंड, ऑप्शन सी इज़ एलिफेटिक कंपाउंड एंड ऑप्शन सी डी इज़ साइक्लिक कंपाउंड। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो आपका साइक्लिक होते हैं, एक साइकिल का फॉर्मेशन होता है राउंड शेप में, तो इसीलिए इसको हाइड्रोसाइक्लिक बोलते हैं कंपाउंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइक्लिक कंपाउंड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग। ये आपका पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में। आपको ये क्वेश्चन आता होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं आता है तो चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्शन आपका एल्युमिनियम दिया हुआ है, ऑप्शन बी कार्बन दिया है, ऑप्शन सी सोडियम दिया है, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि आपका रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए कौन सा एलिमेंट या कह सकते हैं कौन सी चीज़ यूज़ होती है। तो आपने हर मतलब जो आपका इंटर में या जो है हाई स्कूल वगैरह में जो है कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो है जिस कंपाउंड या जिस कह सकते हैं एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका कार्बन, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका कार्बन। एल्युमिनियम यूज़ नहीं करते, सोडियम यूज़ नहीं करते, क्रिप्टॉन भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं आपका कार्बन। फिर आते क्वेश्चन नंबर 19 पे, द हाफ लाइफ ऑफ C14 इज़। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। तो इसमें कार्बन 14 की जो है हाफ़ लाइफ के बारे में पूछा गया है। हाफ़ लाइफ क्या होता है कि सबसे पहले तो देखते हैं हाफ़ लाइफ क्या होता है, ठीक है। हाफ़ लाइफ क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज़ को हमने लिया, ठीक है, और उसको 6 महीने बाद चेक किया, तो वो जब उसको 6 महीने बाद चेक करते हैं तो वो जिस टाइम लिया था उस टाइम उसकी क्वांटिटी कितनी थी और 6 महीने बाद जब चेक किया तब उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक। मतलब अगर हिंदी में समझाएं तो हाफ़ लाइफ वो होती है कि जब कोई बोल सकते हैं कि जब कोई एलिमेंट या जब कोई तत्व अपनी मात्रा का विघटित होकर अपनी मात्रा का आधा रह जाता है तो उसको ही हाफ़ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। एक इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ हम लेते हैं तो वो जब विघटित मतलब होता है डिक्रीज़ होकर या घट कर अपनी मात्रा जो उसकी एक्चुअल स्टार्टिंग में एक्चुअल क्वांटिटी थी उससे घट कर आधी हो जाती है, तो उसको ही हाफ़ लाइफ बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया था, हाफ़ लाइफ ऑफ C14 इज़। तो कार्बन 14 की जो है हाफ़ लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन ए इज़ 5730 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ 570 ईयर्स, ऑप्शन सी इज़ 8000 ईयर एंड ऑप्शन डी इज़ 1020 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5730 ईयर्स, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन ORS। यह आपका पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में। तो ORS के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए।
ORS होता क्या है, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए बताइए जल्दी से बताइए। ये तो पता होगा कि जो है कैसे किस में यूज़ होता है, बट फुल फॉर्म पता है? चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ORS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मोस्टली लोग जब जिनको जो है काफ़ी ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं और जिनमें जो है जिसके कारण जो है आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जिससे जो है बॉडी आपकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम ORS का यूज़ करते हैं, ठीक है। ORS को यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, आपका रिहाइड्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि बॉडी में आपका जो वाटर की क्वांटिटी है, जितने वाटर की ज़रूरत है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन ORS। तो इनमें से क्या जो है आपका ORS में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ORS में जो है बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं, तो इनमें से कौन सी जो है चीज़ नहीं पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ NaCl, ऑप्शन बी इज़ MgCl2, ऑप्शन सी इज़ KCl एंड ऑप्शन डी इज़ ग्लूकोज। तो इसमें जो है जो चीज़ नहीं प्रेजेंट होती है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका NaCl। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी RRB फार्मासिस्ट की जो है 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे उम्मीद है कि आप इसको जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे और धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, ताकि जो है आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अभी टाइम है तो अभी लगे रहिए, है ना। वो मेरा जो एक अभी मैंने आपको बताया था कि फायर करती इंस्पायर, वो चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, वो आपको मोटिवेट करती रहेगी बार बार। तो फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।